हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। और मेरा नाम है प्रिंस कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज जो है हम लोग भूगोल कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास को पढ़ने वाले दोस्तों। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों। चैप्टर का नाम है दोस्तों संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए हमारे आसपास वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और इंसान के जीवन को क्या बनाती हैं, आसान बनाती हैं, ईजी बनाती हैं। तो वो प्रत्येक वस्तु क्या हो जाएगी, संसाधन हो जाएगी। लेकिन जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। हमारे आसपास प्रकृति ने हमें कच्चे माल तो दे रखे हैं कई सारे, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए तकनीक। ठीक है, और उस तकनीक को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए पैसा, यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, इंसान को जो है रहने के लिए घर चाहिए होता है। ठीक है, और घर कैसे बनता है, घर जो होता है वो ईंटों से बनता है। और ईंट कैसे बनता है, मिट्टी से बनता है। यानी कि हमारे पास मिट्टी तो उपलब्ध है, लेकिन मिट्टी से जो है हमें ईंट बनाने के लिए हमारे पास भट्टी होनी चाहिए, यानी कि ईंट बनाने की तकनीक होनी चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज़, हमारे पास वो पूरा सेटअप लगाने के लिए, भट्टे बनाने के लिए, मजदूरों को पैसे देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। तो देखिए प्रकृति ने हमारे को कच्चे माल तो दे रखे हैं, लेकिन उस कच्चे माल से हम लोगों को जो है अपने लिए संसाधन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास होना चाहिए प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, प्रौद्योगिकी होना चाहिए और आर्थिक रूप से हमारे पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। एक और बार बोल रहा हूँ, संसाधन का मतलब क्या होता है, जो इंसान के जीवन को आसान बनाए। ठीक है, आप आसपास जो चीज़ें देखते हो, गाड़ी देखते हो, ट्रेन देखते हो, बुलेट ट्रेन देखते हो। खैर बुलेट ट्रेन तो हमारे देश के अंदर है नहीं अभी। तो जो भी चीज़ें देखते हो वो सब कहीं ना कहीं संसाधन है, और उसको बनाने के लिए हमारे को किस चीज़ की जरूरत पड़ी है, तकनीक की और पैसे की। तब जाके क्या बनाए, संसाधन बनाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं। और विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों। विकास का मतलब होता है जब इंसान का जीवन जो होता है वो बेहतर होता है, तो उसको हम विकास बोलते हैं। ठीक है, देखिए संसाधनों को जो है अब पढ़ेंगे इसके अंदर। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को कई कैटेगरी के ऊपर क्या किया गया दोस्तों, बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है जैव संसाधन। क्या है, जैव संसाधन। तो देखिए जैव संसाधन का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन होता है। ठीक है, हमारे आसपास में जीवमंडल है, जीवमंडल के वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जीवन होता है और जीवमंडल का हिस्सा होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सांप दिख रहा है आपको, तितली दिख रही है, फूल दिख रहे हैं। ठीक है, एक कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। यानी कि इन सब के अंदर क्या कॉमन है, इन सब के अंदर जान है। दिज ऑल आर लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स होगा वो किसके अंदर आएगा, वो जैव संसाधन के आएगा, जिसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के अंदर मनुष्य, प्राणी जात इत्यादि। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में सेकंड है आपका अजैव संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। देखिए अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है जिसके अंदर जान नहीं होती हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, उसके बाद में टेम्परेचर, वाटर, विंड। ठीक है ना दोस्तों, ये सब क्या हो जाएंगी, अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं, आप अपने आसपास में पठार देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सब चीज़ें आती हैं अजैव संसाधन के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं समाप्यता के आधार पर ये क्या होता है दोस्तों। तो देखिए समाप्यता के आधार पर क्या होता है, इसको भी 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक बोलते हैं नवीकरणीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल, और दूसरा होता है अनवीकरणीय, जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, देखिए रिन्यू का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको हम रिन्यू कराते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस है, जब हमारा लाइसेंस क्या हो जाता है, जब हमारा लाइसेंस पुराना हो जाता है तो उसको हम क्या कराने जाते हैं, लाइसेंस को हम कराने जाते हैं दोस्तों रिन्यू। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम दोबारा से नया कर सकते हैं। तो जिसको दोबारा से नया कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरण बोलते हैं। यानी कि इसका दोबारा से नया बनाया जा सकता है। तो देखिए वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक,
रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा, भौतिकी प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उपयोग यानी प्रयोग में लाए जाने लायक बनाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है दोस्तों? उदाहरण के तौर पर आपका वायु, जल। देखिए, ये देखिए, उदाहरण के तौर पर सोलर एनर्जी। हमारे आसपास जो है भगवान हमको इतनी सारी धूप दे रखी है, धूप ही धूप। वैसे दिल्ली में आजकल वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री, 49 डिग्री, कल तो देखा गया था 52.8 डिग्री चला गया। तो इतनी धूप है, इस धूप से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? इस धूप से भी हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। धूप कभी खत्म होने वाली दोस्तों? नहीं खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो जो धूप है वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी आपकी नवीकरण के अंदर। किसके अंदर आएगी दोस्तों? नवीकरण के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहे, जैसे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सोलर पैनल। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? सोलर पैनल। तो सोलर पैनल का काम क्या होता है? सोलर पैनल का होता है काम कि सन की जो रेज़ होती है ना दोस्तों, जो सन की जो रेज़ होती है उससे वो क्या बनाती है? बिजली बनाती है। उससे क्या बनाती है दोस्तों? उससे बनाती है बिजली, ठीक है। तो धूप जो होती है, सूरज की जो धूप है, उससे हम क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। तो सूरज अपने आप में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद में जल। हम लोगों ने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर बड़े बड़े बांध होते हैं, डैम होते हैं, डैम का पानी नीचे गिराया जाता है, फिर उससे क्या बनती है? उससे बनती है बिजली बनती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। उसके बाद में ये देखिए, ये पानी के बीचों बीच जो है वे पवन चक्की लगा रखी है। जब ये पवन चक्की चलेगी तो इससे क्या बनेगी? बिजली बनेगी। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती है? तमाम चीज़ें आती है आपकी नवीकरण के अंदर आती है। किसके अंदर आती है दोस्तों? नवीकरण के अंदर। तो भूलना नहीं है, नवीकरण का मतलब जिसको नया बार बार बनाया जाता है। किसकी सहायता से? वो बनाया जाता है आपका तकनीक की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? तकनीक की सहायता से। तकनीक भी कौन कौन सी होती है? तकनीक भी आपकी होती है, ये देखिए, तकनीक आपकी होती है भौतिक, रासायनिक और प्रक्रिया ये यांत्रिक तकनीक द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर में पूछता है एमसीक्यू में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? आगे है आपका अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसको नया नहीं बना सकते, यानी कि एक बार ये खत्म हो गया तो फिर प्रकृति इसको दोबारा नहीं देती है। देखिए, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे वैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, ये क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि खनिज, हमारे आसपास हम क्या देखते हैं? हमारे आसपास फॉस्फेट है, ये पेट्रोल है, लाइमस्टोन है। सबसे अच्छा उदाहरण है कोल का। देखिए दोस्तों, कोल क्या है? या फिर जो क्रूड ऑयल है जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, जिसमें से पेट्रोल बनाया जाता है, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है। क्या है दोस्तों? लिमिटेड है। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वे संसाधन जो एक समय के बाद क्या हो जाए? समाप्त हो जाएं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, गैस वगैरह हो गई, लाइमस्टोन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल। क्या बोलते हो दोस्तों? नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये मेरा चैनल है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। अब देखते हैं दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला स्वामित्व के आधार पर जो है वो है निजी स्वामित्व, जिसको हम लोग प्राइवेट या इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है ना। वैले व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर समझिए, आपने खूब सारा पैसा कमाया, ठीक है। आपने जब पैसा कमाया तो आपने जो है क्या खरीदी? फॉर्च्यूनर खरीदी अपने माता पिता के लिए। तो आपने फॉर्च्यूनर खरीदी और ये क्या हो जाएगा? ये एक संसाधन है। क्या है? संसाधन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेके जाना, इस फॉर्च्यूनर का काम है। तो कहीं ना कहीं संसाधन हो गया। हमने क्या पढ़ा कि संसाधन उस चीज़ को बोलते हैं जो इंसान के जीवन को आसान करती है। तो फॉर्च्यूनर आपने खरीदा, ये आपका समय बचाएगी, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर जब आपने खरीदा तो वो आपका संसाधन हुआ ना जी, वो आपने निजी काम के लिए खरीदा है। जब आपने निजी काम के लिए खरीदा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम निजी स्वामित्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निजी स्वामित्व, यानी कि आपका वो व्यक्तिगत है, ठीक है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। तो जब व्यक्तिगत होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद में होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ये पार्क का। देखिए, आपके आसपास में अगर कोई पार्क है तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी ना कि केवल आप ही जा सकते हैं, उसके अंदर कोई भी धर्म, जाति, संस्कृति का लोग जा सकता है, क्योंकि वो कौन सा संसाधन? वो सामुदायिक है। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा।
उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर ये है, हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे देश के अंदर जो है फॉरेस्ट है, उसके बाद में कई सारी चट्टानें पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, पानी है, ऑयल है, हवा है, सॉइल है। तो ये सब हमारा ना है जी, ये दूसरे का थोड़ी ना है। चाइना थोड़ी ना आकर बोलेगा कि भाई भारत के जो जंगल है वो हमारे हैं। नहीं, हमारे देश के अंदर है, हमारी सीमा के अंदर हो तो ये जंगल हमारे हैं और इस पर अब किसका अधिकार है, इस पर हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपका, उसके बाद में आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं, देखिए तटरेखा के 200 मील दूरी पर परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में, इन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक देश इस पर दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर सभी देशों का दावा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण तौर पर देखिए, मान लो किसी देश को जो है स्पेस के अंदर जाना किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका या फिर बड़े देश बोलेंगे कि तुम नहीं जा सकते। कोई भी देश जा सकता है भाई, स्पेस आपका थोड़ी ना, स्पेस तो सबका है। कोई भी देश जो होता है अपना स्पेस फ्लाइट वगैरह लेकर के स्पेस के अंदर जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है विकास के आधार पर ये जो संसाधन है ये समझ में आया होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया, सॉरी ये नहीं, इधर स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया निजी स्वामित्व, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करते हैं विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर बात करते हैं दोस्तों, विकास के स्तर पर संसाधन बात करते हैं। सबसे पहले होता है संभावित संसाधन। संभावित का मतलब क्या होता है, जिसकी संभावना होती है फ्यूचर के अंदर। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि उदाहरण के तौर पर किसी देश के अंदर वो संसाधन तो है लेकिन उसका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आए दिन जो है भारत के अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि भाई फला पहाड़ या फला पठार पे जो यूरेनियम के कुछ कण पाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर अरावली के, उसके बाद में जम्मू कश्मीर वगैरह में यूरेनियम जो होता है उसके वो पाए गए हैं, कण पाए गए, लेकिन हमने अभी तक उसका यूज़ नहीं किया। तो वो क्या हो गया, संभावित संसाधन कहलाएगा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में होता है विकसित संसाधन। ये क्या होता है, वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित मतलब कि हमको इस संसाधन का इतना यूज़ करना है, उसकी मात्रा और गुण जो है निर्धारित किया जा चुका सरकार के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में जो है, उसके बाद में आता है आपका भंडारी संसाधन। ये क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। यानी कि वो पर्यावरण के अंदर उपस्थित तो है लेकिन हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, इसको यूज़ किया कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भंडारी संसाधन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, संचित संसाधन। देखिए, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। देखिए, ऐसे संसाधनों के लिए हमारे पास टेक्निक भी है लेकिन हम इसको जानबूझकर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, संचित संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है विकास के स्तर पर आधार पर जो है संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण, वो समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने किसकी बात की, हम लोगों ने बात की संभावित संसाधन की, विकसित संसाधन की, उसके बाद में भंडारी संसाधन की और संचित संसाधन की। ठीक है दोस्तों, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो है ये देखिए, संसाधनों का एक क्या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है। पेपर के अंदर एक नंबर में आ सकता है, तो आपको कैसे पढ़ना है, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। देखिए, इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास संसाधन है, ठीक है, हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने टाइम में सारे इसको ख़त्म कर देंगे और हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर है, उसका यूज़ ही ना कर पाए। ठीक है, कि कल को हम लोग को गाली देने लग जाए कि जो हमारे बाप दादा ने जो है पेट्रोल कोयले का खूब मजा ले लिया और हमको कुछ दिया ही नहीं। तो सतत पोषणीय विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या होता है कि हमें संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है, ताकि हम अपनी भी ज़रूरत को पूरा कर सके और आने वाले फ्यूचर जो है उसको भी कुछ संसाधन पास ऑन कर सके, ताकि वो लोग भी उस संसाधनों को यूज़ कर सकें। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है ना, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें कहाँ पर कितने संसाधनों का यूज़ करना है
उसको ध्यान से उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, संसाधनों का नियोजन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। एक नंबर के अंदर सवाल पूछ सकता है कि एजेंडा 21 क्या था दोस्तों, और ये कहाँ पर हुआ था। तो एजेंडा 21 क्या है दोस्तों, एजेंडा 21 है आपका कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एनवायरनमेंट का हम लोग डिग्रेडेशन कर रहे हैं, पर्यावरण पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी जो गरीबी पॉवर्टी है और जो बीमारियां इतनी सारी हो रही हैं, उन सबको रोकने के लिए हमने क्या किया था, उन सबको रोकने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था, उन सबको रोकने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था एजेंडा 21 दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है दोस्तों। हाँ, कौन कौन से उद्देश्य थे इसके, गरीबी को हटाने के लिए, पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए और रोगों से निपटने के लिए। ठीक है। हाँ, आगे देखिए, ये देखिए हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी हैं। ये देखिए क्या बोलते हैं इसके अंदर, ये बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर वही व्यक्ति लालच से परिपूर्ण हो जाए तो उसके पूरा करने हमारे पास कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे पास व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हमें जितना मिला हम उसके लिए थैंक यू करना चाहिए भगवान को, और ज़्यादा रिसोर्सेज हमको यूज़ नहीं करने चाहिए। देखिए आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे हम भूमि उपयोग के बारे में। किसके बारे में, भूमि उपयोग के बारे में, कि ज़मीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों। तो ज़मीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, तो देखिए ज़मीन का जो उपयोग होता है, ज़मीन का उपयोग हम लोग करते हैं जंगल के अंदर, कृषि के लिए, भूमि के लिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा पूरा एनवायरनमेंट है। आगे देखिए, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, कि जो ज़मीन है वो जो है उस पोल्यूशन क्यों हो पा रहा है, क्यों हो रहा है भूमि का निम्नीकरण, क्यों इरोजन हो रहा है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है, जो सबसे मेजर फैक्टर है, वो है आपका खनन। क्या है दोस्तों, खनन। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो माइनिंग है, सोना चांदी खनिज वगैरह निकालने के लिए जो ज़मीन के अंदर हम लोग खुदाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइनिंग बोलते हैं। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में आपका अतिचारण, यानी कि इतने ज़्यादा पशुओं से जो है हम लोग खेती वगैरह, मतलब खेत के अंदर जाते हैं पशु वगैरह, वो जब चरते हैं घास वगैरह को, तो उससे क्या होता है, उससे जो होता है, जो ज़मीन के ऊपर जो लेयर होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, हट जाती है। जब लेयर हट जाएगी तो क्या होगा, फिर बारिश होगी, फिर मिट्टी का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होता है। फिर अत्यधिक सिंचाई करते हैं हम लोग, अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है दोस्तों, उससे भी जो होता है भूमि का निम्नीकरण होता है। उसके बाद में देखिए औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं ज़मीन को जो प्रदूषित करता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में वन उन्मूलन। हम लोग अपनी लालच के लिए जो है पेड़ों को काट रहे हैं, जब पेड़ों को काटेंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन जो है वो उसका भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। तो ये सब कारण हैं भूमि निम्नीकरण के। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है दोस्तों, अब भूमि निम्नीकरण भी हो गया। अब इसके अंदर सवाल है कि भाई ज़मीन को हम कैसे बचाएं, यानी कि भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, हमें वनों को रोपना चाहिए। क्या करना चाहिए, खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए, ये देखिए। उसके बाद में पशुचारण नियंत्रण करना चाहिए, हमें हिसाब से पशुओं को पालना चाहिए और उनको ज़्यादा मतलब खुले में नहीं चराना चाहिए, जिससे कि वो ज़मीन पे जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए। उसके बाद में रक्षक मेखला, ये खेती होती है उसको करना चाहिए। खनन को हमें रोकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक खनन हो रहा है ना दोस्तों, तो इन खनन को क्या करना है, हमें रोकना है। प्रदूषण को भी कम करना है, पेड़ों की कटाई को भी क्या करना है, हमें कम करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए, उसके बाद में औद्योगिक जल का परिष्करण करना है। ठीक है, ये देखिए, ये साफ़ सुथरी नदी है, ये पेड़ पौधे वगैरह हमें लगाने चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। देखिए काली मिट्टी ये रही दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है काली मिट्टी। तो दिखने में कैसी होगी दोस्तों, काली मिट्टी, दिखने में काली मिट्टी जो होगी बिल्कुल काली कलर की होगी दोस्तों। ठीक है। हाँ, उसके बाद में काली मिट्टी के अंदर दोस्तों कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको कपासी मृदा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपकी जो दूसरी मिट्टी है वो है आपकी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी दिखने में कैसी होती है दोस्तों, पीली होती है दोस्तों। कैसी होती है, पीली होती है दोस्तों। ठीक है।
उसके बाद में आती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर बारिश जो होता है वो 150 सेंटीमीटर से भी कितना होगा, कम होगा दोस्तों। जैसे कि रेगिस्तानी इलाके हैं तो ये देखिए मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। फिर वन की मृदा देखिए दोस्तों, ये जंगल के बीच में से नदी जा रही है तो ये जो मिट्टी है ना इसको बोलते हैं वन्य मृदा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लाल एवं पीली मृदा, ये देखिए लाल मृदा, इसको लाल मृदा बोला जाता है, रेड सोइल बोला जाता है। जलोढ़ मृदा किसे बोला जाता है दोस्तों? तो नदियाँ जो अपने साथ बहाकर उर्वरक मिट्टी लेके आती है ना उसको जलोढ़ मिट्टी बोलती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि मृदा के प्रकार आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, कौन सी मिट्टी है। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, ये तमाम मिट्टी हैं यहाँ पर पे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमें पेड़ लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मृदा का क्या किया गया दोस्तों। अब मृदा का जो है वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है। रंग के आधार पर, मोटाई के आधार पर, बनावट के आधार पर, उम्र, रासायनिक एवं भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो मिट्टियों से मिलकर बना है, एक खादर से और एक बांगर से। देखिए निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है इसकी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको। निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है दोस्तों इसकी? तो इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मिट्टी इनसे बनी है दोस्तों। वितरण कहाँ कहाँ है इसका? समूची उत्तरी मैदान, राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग और पूर्वी तटीय मैदान में। मुख्य लक्षण क्या है जलोढ़ मृदा के? ये पेपर के अंदर आएगा। मुख्य लक्षण है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसके अंदर कोई भी फसल उगा सकते हैं बढ़िया से, खूब पैदावार होती है बढ़िया। मुख्य फसल कौन कौन सी उगाई जाती है इसके अंदर? इसके अंदर हो जाते गेहूँ, धान, गन्ना, दालें और अन्य अनाज। उसके बाद में सेकेंड आपकी जो मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं काली मृदा, जिसको हम लोग रेगर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। ये कौन कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। ये देखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों इसके? उसके मुख्य लक्षण है आपके बहुत महीन कण, ठीक है, क्षमता धारण करने की होती है, फास्फोरस की कम मात्रा होती है, गर्म और शुष्क मौसम में दरारें आ जाती हैं। ठीक, जब गर्मी आएगी ना तो काली मृदा के अंदर दरारें पड़ जाती हैं दोस्त। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी खेती की जाती है? इसके अंदर कपास, तंबाकू, तिलहन तथा गन्ना उगाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका लाल और पीली मृदा। ठीक है, हाँ, ये आग्नेय सेलों से बनी होती है दोस्तों। कौन कौन से राज्यों के अंदर? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कपास, दालें, मोटा अनाज और तंबाकू उगाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये देखिए फोटो भी देख लीजिए। ये है आपकी लाल मिट्टी, देखिए बिल्कुल लाल है। उसके बाद में काली मिट्टी हो जाएगी, ये आपकी पीली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद है आपकी लेटराइट मृदा। ठीक है, भारी वर्षा से अधिक निस्खलन का परिणाम है। और क्या है? ह्यूमस की मात्रा कम, उचित तकनीक से खाद उर्वरक का उपयोग करके खेती योग्य बनाया जाता है इसको। इसके अंदर कौन कौन सी खेती होती है? काजू, कॉफ़ी और चाय की खेती होती है मुख्यतः। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। तो इसके अंदर कौन सा अनाज उगाया जाता है? इसके अंदर मोटा अनाज, मक्का, जो ये सब उगाया जाता है। कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी भाग, राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है आपका मृदा का वर्गीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि मृदा अपरदन तथा इसके कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मृदा जो अपरदन होता है, जो सोइल इरेजन होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अति पशुचारण, यानी कि बहुत ज़्यादा पशु को चराना। निर्माण और खनन प्रक्रिया, यानी कि बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह होना। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी, जल वगैरह। कृषि की गलत तरीके, जुताई के तरीके। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, ये सब क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं दोस्तों। मृदा, ये देखिए ये बता रखा है किस तरह से मृदा का जो अपरदन होता है। ठीक है ना, मृदा का अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव किस कारणों से होता है। इसके समाधान क्या क्या दोस्तों? इसके समाधान देखते हैं। इसके समाधान होने चाहिए। इसके समाधान है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से। ठीक है, खेतों के चारों तरफ हमें क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, ताकि मिट्टी के कटाव को कम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। अति पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए दोस्तों। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में क्या हो जाएगा? भूमि के उपयोग हम क्या क्या करते हैं, यानी कि जंगल का उपयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं दोस्तों। तो देखिए
जंगल का उपयोग हम लोग कई चीज़ों के लिए करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कृषि के लिए करते हैं, ठीक है ना, वन जंगल लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ों में हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्रतिभूमि किसे बोला जाता है। प्रतिभूमि का मतलब होता है जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, ठीक है ना। यानी कि खेत को 1 से लेकर 5 साल तक ऐसे ही खाली छोड़ा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिभूमि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में स्थायी चारागाह तथा अन्य गदोचर भूमि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन कृषि योग्य बंजर भूमि को 5 वर्षों या अधिक से खाली रखने को बंजर बंजर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो समझना जरूरी हम लोगों को। प्रमुख शब्द क्या है, सबसे पहले आता पहाड़ी या पिडमाउंट जोन, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के स्तर पर पाया जाने वाला क्षेत्र है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, पिडमाउंट जोन बोलते हैं। फिर दक्कन ट्रैप, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हो, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है ना तो उससे वो बनाया गया, जिसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में द्वार, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत में भूटान के आसपास स्थित मैदान पहाड़ को क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, ठीक है। फिर तराई वाला इलाका किसे बोलते हैं, देखिए पहाड़ के नीचे की भूमि जो तर हो रहती है, जहाँ पर काफ़ी मौसम ठीक रहता है, ठंडा रहता है, उसको तर वाला दलदली इलाका बोला जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको सतत पोषणीय आर्थिक विकास समझा दिया, संसाधन नियोजन समझा दिया बढ़िया से। संसाधनों का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए ताकि भविष्य में हम संसाधनों का उपयोग कर सकें। उसके बाद में वन रोपण क्यों करना चाहिए, जलोढ़ मैदान क्या होता है, कृषि योग्य भूमि क्या होती है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमें पेड़ लगाने चाहिए दोस्तों, ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, तो ये है। फिर खादर बांगर किसे बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ से ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। खादर क्या होती है, जो नई जलोढ़ जो बाढ़ के समय लाई गई मृदा से बनती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन समझ आए तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मैंने समझा दिया आपको, सकल बोया गया क्षेत्र बता दिया। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई क्षेत्र मरुस्थल में धीरे धीरे क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिजर्टिफिकेशन। ये देखिए हमारा जंगल है, ये हमारे खेत हैं। उसके बाद में ये देखिए काली मिट्टी है। तो ये है चैप्टर दोस्तों। ये देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहले ये देखिए खेजड़ी आंदोलन 1700 में राजस्थान में चलाया गया। चिपक्यू आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित था 1973 में गढ़वाल में चलाया गया। साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में केरल में चलाया गया दोस्तों। अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में चलाया गया। नर्मदा एक नदी है, इसको कहाँ चलाया गया, गुजरात में चलाया गया 1985 के अंदर। तो एक नंबर के अंदर जो है ये आ सकता है। ये देखिए ये मैप है हमारे देश का, तो ये पूरे क्षेत्र बता रखे हैं कौन कौन से मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए पिंक विंक वाला जो इलाका है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो हरा वाला इलाका है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें पर्वतीय और वन पाए जाते हैं। फिर ये जो दिख रहा है आपको ये जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका है, ये रेगिस्तानी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये पूरा चैप्टर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।